मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो। ऐ मेरे हमवतन, ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं। करो आगाज फिर से सफर का, मंजिल इश्क राहे कमर का। चाहे कितना भी हो अब कठिन ये सफर, मंजिलों से ये कह दो कि मैं आ गया आगाज़े सफर। आगाज़े सफर एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज का प्रोग्राम बाकायदा आगाज करने से पहले मैं तमाम उन मर्द हजरात घर पे हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और तमाम वो मर्द हजरात जो यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अगर आप अपनी बीवी से जाकर कोई काम कहें और वो रख के एक जोरदार तमाचा आपके मुंह पे मारे और कहे कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, या ये कि आप किसी लड़की को पसंद करते हो और आपकी बहन इसको अपनी इज्जत का मामला बनाकर खानदान की बेइज्जती सोचकर आपको कारी कर दे, या कोई लड़की जिससे आपने शादी करने से इनकार कर दिया वो आपके मुंह पर तेजाब फेंक दे, यकीनन आप कहेंगे बहुत जुल्म है ये, इंसानियत के खिलाफ जुल्म है ये। मगर क्यों ऐसा रोजाना हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में नहीं होता? आप लोगों से मैं ये सवाल करूंगा, आप लोग यहाँ पर ऑडियंस में जो मौजूद हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि औरत जो है वो घर की चार दीवारी में महफूज है? जी, आई थिंक औरत वाकई में घर में ही सेफ होती है, क्योंकि उसके लव्ड वंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सो शी बिलीव के हाँ वो वहाँ ज़्यादा सेफ है, इसके घर पे ज़्यादा सेफ होती है। या और कोई बिल्कुल, एक औरत की बेसिक नीड्स हैं जो सारी उसके घर में पूरी हो रही हैं। अगर वो मैरिड है, उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी नीड्स पूरी करेगा, तो बाहर की दुनिया के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो उस तक नहीं पहुंचने देगा। नहीं, मगर आप भी समझती हैं कि औरत घर में महफूज? बुनियादी तौर पे मुआशरे में ये तसव्वुर किया जाता है, ये तासुर है हमारे बीच में कि घर पे औरत जो है वो महफूज होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में, हमारे माशरे में, हर 5 में से 4 औरतें घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं? एक और तासुर हमारे माशरे के अंदर ये है कि मर्द जो हैं वो औरतों से बरतर होते हैं, सुपीरियर होते हैं। ये बात भी गलत है। मर्द औरत कानून की नजर में, आईन की नजर में बराबर हैं, मगर हमारे यहां मर्द ये समझते हैं कि उनका हक है और औरत का फर्ज है। हमारे मुआशरे के अंदर ये भी सोचा जाता है कि ये तशद्दुद के वाकयात, ये डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ एक खास तबके के लिए महदूद है। ये बात भी दुरुस्त नहीं। शादी में 17 साल में हुई थी। आई थॉट कि शादी बस ये है कि लिविंग हैप्पीली एंड ये वो। फिज़िकल अब्यूज़ या एनी अदर सॉर्ट ऑफ अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन हम लोग ड्राइव पे गए हुए थे तो उन्होंने कहा यू वांट टू गो टू द क्लब, तो आई सेड नहीं, घर चल के मूवी देखते हैं। ही वाज वेयरिंग अ रिंग, ही जस्ट पंच्ड मी ऑन माय फेस एंड ही सेड व्हाई द हेल कांट यू डिसाइड। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई शुड हैव रेज्ड अ वॉइस देन। जब मेरे 3 बच्चे हो गए, चीज़ें थोड़ी सी वर्स हो गई थी। मेरे बहुत लंबे बाल थे, उनके ऊपर खड़े हो जाना एंड जस्ट किक 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 किक। शी वुड ऑलवेज से कि यू कांट डू एनीथिंग, यू आर द अगलीस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। आई वुड होप कि वन डे समथिंग वुड चेंज। इट वाज अ टेरिफाइंग टाइम ऑफ माई लाइफ।
एंड मुझे याद है कि हम लोगों को देखते थे कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और बट माई चिल्ड्रन आर जस्ट सिटिंग एट होम. दैट मेड मी डिसाइड कि बिस्मा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. सो दैट इज़ द टाइम आई डिसाइडेड. आई सेड अभी ये घर छोड़ के जाएगा, जब कराची जाएगा 15 दिन के लिए, आई नीड टू मूव फास्ट. मैंने चादर बिछाई है, मैंने सारे कपड़े डाले हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी एक पोटली में डाली है, और मैं उस गेट से भागी हूँ. एंड आई टोल्ड द ड्राइवर, आई सेड बस आप मुझे ले जाएं, आप मेरे लिए इस पर एक फरिश्ता हैं, आप बस जस्ट टेक मी आउट ऑफ दिस प्लेस. 15 साल तक आपने ये जुल्म बर्दाश्त किया, क्यों? आई थिंक एक हर लड़की, हर औरत की एक ख्वाहिश होती है कि आप एक शादी के बंधन में पड़े हैं. जस्ट मेक इट वर्क नाउ. मेरे पहला बच्चा 1 साल के बाद हो गया. देन आई हैड अनदर वन. मेरी ज़िंदगी सिर्फ था कि माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, माय होम. लेकिन जो चीज़ें होती थी घर में वो मुझे लगता था बड़ी नॉर्मल है. आई थॉट के नहीं, दिस ही इज़ माय हस्बैंड, द मैन इन माय लाइफ, माय सिक्योरिटी, माय प्राइड, माय रिस्पेक्ट, एंड मुझे बस ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है. इस 15 साल के दर्दनाक सफ़र में सबसे बुरा दिन कौन सा था? He left us in Murray. I was there with 4 children. मेरा सबसे छोटा बेटा 1 साल का था. वो 3 महीने आई थिंक मेरी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट ट्रॉमेटाइजिंग डेज ऑफ माई लाइफ एंड माई चिल्ड्रन. क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं होता था. देयर वाज नो टेलीफोन, देयर वाज ऑब्वियसली इंटरनेट तो तब होता ही नहीं था. देयर वाज नो कार, देयर वाज नो सर्वेंट. इट वाज जस्ट अ लिटिल कॉटेज दैट आई वाज लिविंग देयर विद माय चिल्ड्रन. मेरे बेटे स्कूल नहीं जा रहे थे. 3 महीने गुजर गए थे इस बात को. आई थॉट अभी चेंज आ जाएगी, अभी चेंज आ जाएगी. एंड देन ही जस्ट डिसाइडेड अगेन टू गो बैक टू कराची. एंड उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि बिस्मा, यू नीड टू पैक योर थिंग्स एंड यू नीड टू गो. कहीं शेल्टर मिल जाएगा. अच्छा बिस्मा, ये बताएं कि ये 15 साल का आपका इतना सफ़र जो है वो गुजर गया जो जी. तो ये जो नया आगाज़ आपने किया इस 15 साल के दर्दनाक सफ़र के बाद, किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? आई रिमेंबर मेरे पास कुछ भी नहीं था. आई रिमेंबर आई जस्ट मेट अ फ्रेंड. I had no job, nothing, and she said, Bisma, we are looking for somebody who would look after the salon and train their girls some grooming courses and ye wo. And I said, why not? Let me just try it out. And that's how things started. एक टाइम था जब मैं 2 जॉब्स करती थी. मैं एक सुबह से 1 बजे तक करती थी और फिर 2 बजे से 6 बजे तक. एंड देन उसके दौरान मैं ये भी था कि मैंने बच्चों को स्कूल भी छोड़ती थी, जूते खुद पॉलिश करती थी, उनका यूनिफॉर्म खुद निकालना. बट मैंने आई सेड आई हैव ब्रॉट दीज चिल्ड्रन टू दिस वर्ल्ड, आई हैव टू लुक आफ्टर देम, आई हैव टू गिव देम द बेस्ट नो मैटर व्हाट हैपन्स. एंड अल्लाह का शुक्र है आज मेरा सबसे बड़ा बेटा एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए काम करता है. मेरी बेटी ने BBA किया है फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. आजकल वो प्रिपेयर कर रही है CSS के लिए. माई 3rd son is also doing his BBA. My 4th son is in O levels. I think that is. आज आपको आने से किसी ने रोका? आपके बच्चों ने कहा कि आप ये ना करें, हमारे लिए कोई एम्बेरसमेंट होगी, कोई इस तरह की बात हुई घर पे? Initially they were little reluctant. उनको हुआ कि जो कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा. आई थिंक मेरे बच्चों की सपोर्ट नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती. किसी को मुझसे कोई थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाए, बिकॉज मुझे वो टाइम याद है जब मैं लोगों के चेहरे देखती थी कि शायद दिस पर्सन विल बी एबल टू हेल्प मी. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल अबाउट माई प्रॉब्लम्स इन दी आखिरी साल जो थे कि शायद दिस इज़ द पर्सन. होता है ना कि अल्लाह ने एक आपके लिए कोई बंदा एंजल बना के भेजा होता. तो मैं हर वक्त ये सोचती थी शायद मे बी दिस इज़ द एंजल हू इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट, बट दिस इज़ ऑल नॉनसेंस. दिस इज़ what you have within you, and people don't realize हमारी औरतें are so capable, so उनमें इतनी potential है, उनमें इतना there is so much that they can do, but हम लोग intimidated हैं, हम लोग बिल्कुल दबे हुए हैं, हम लोग को लोगों ने दबा के रखा हुआ है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकती हैं.
तो बिस्मा, आई वांट टू टेल यू कि बिल्कुल आपका ये फैसला दुरुस्त था। आपके बच्चे यकीनन अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी वालदा पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि वो इस मुआशरे की तमाम उन औरतों के लिए आज आवाज़ बुलंद कर रही हैं जो कि शायद ये ना कर सकें जो आप कर रही हैं, और शायद उनके अंदर वो ये शऊर बिस्मा पैदा कर रही हैं कि वो भी अपने लिए ज़िंदगी में ये ना समझें कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है शादी के साथ, या एक बुरी शादी के साथ ख़त्म हो गई है, उसमें भी कोई मुस्तक़बिल है। तो योर मदर इज़ अ हीरो राइट नाउ एंड आई थिंक दे शुड बी प्राउड ऑफ यू। बिस्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर आए। हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के साथ जो मज़ालिम होते हैं, इन पे जो तशद्दुद किया जाता है, उसकी अगर आप गौर से स्टडी करें तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। 2000 से लेकर हर साल ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, चेहरे पर तेज़ाब फेंक देना, हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। ख़वातीन के साथ गैंग रेप, हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। ख़वातीन पे तशद्दुद करके उनको कत्ल कर देना, हर साल इस पे इजाफा हो रहा है। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना है और देखना है कि ये क्यों हो रहा है। अगली कहानी ब्रेक के बाद जो हम आपको दिखाएंगे वो कहानी है सलमा की, और सलमा की कहानी भी ऐसी ही होती अगर वो घर से भागने का फैसला ना करे। एक बार फिर ब्रेक से वापसी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। टॉर्चर, तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नौइयत का नहीं होता, इमोशनल और मेंटल टॉर्चर भी उतना ही बुरा, खतरनाक और जालिमाना होता है जितना फिजिकल टॉर्चर। आइए चल के देखते हैं सलमा की कहानी। पना एक दारुल अमान सेंटर है जिसकी सहूलत वो औरतें इस्तेमाल करती हैं जिनको अदालत तशद्दुद का शिकार होने की वजह से एक महफूज जगह पर ठहराना चाहती है। तशद्दुद के बहुत मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो घरेलू तशद्दुद है, जिनसी तशद्दुद है, ज़बरदस्ती की शादी है या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी है। 13 साल की थी मेरी उम्र जब निकाह हुआ था। घर वाले मेरे साथ नहीं दे रहे थे, और ये है कि जहाँ पे मेरा रिश्ता हुआ तो वह एक मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हुआ था, लेकिन ये कि वो लोग भी अच्छे नहीं थे। सलमा के वालिदैन ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और उसका निकाह एक करीबी रिश्तेदार से करवा दिया। हालात से तंग आकर सलमा ने अपने शौहर को फ़ोन किया और तलाक का मुतालबा करवा दिया। ये बात मेरे अब्बू को बहुत बुरी लगी थी। फिर उसी दिन अब्बू ने मारा, गाली वाली दी है। मम्मी ने यही कहा है कि भाई अगर मेरे भाई से रिश्ता ख़त्म करेगी तो मैं इसके लिए मर चुकी, मेरा अब कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। वो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ घर बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, लेकिन अगर माँ बाप दरवाजे बंद कर देते हैं तो फिर औरत के लिए कोई जगह नहीं होती है। आइए ज़रा नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में कितने शेल्टर होम्स मौजूद हैं ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए। सिंध में हमारे पास 4 दारुल अमान हैं 28 मिलियन ख़वातीन के लिए। पंजाब में 34 स्टेट रन 45 मिलियन ख़वातीन के लिए। बलूचिस्तान में सिर्फ एक दारुल अमान है पूरे सूबे के लिए 6 मिलियन 60 लाख ख़वातीन के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा में 4 दारुल अमान 13 मिलियन ख़वातीन के लिए। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद मेरी अगली मेहमान विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उज़्मा नूरानी साहिबा। आपको खुशामदीद कहते हैं मैडम। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो काम आप कर रही हैं इसकी क्या वजह है, किस तरह आपने शुरुआत की? मैं एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हूँ और कई सालों से मैं इन इश्यूज़ पर काम कर रही हूँ। और अपने काम के दौरान जब हम औरतों को शऊर दिलाते हैं और हम उनको बताते हैं कि तुम्हारे ये राइट्स हैं, तो फिर औरतें जब अपने फ़ैसले करती हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने इख्तियार में लेना चाहती हैं तो उनको कोई किस्म के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है। 2-3 ऐसे इदारे थे जैसे जो स्टेट रन शेल्टर होम्स तो हैं और ईदी सेंटर है, लेकिन इन इदारों में
कोई औरत जाकर दरवाज़ा खटखटा कर ये नहीं कह सकती है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है। उसको पहले जाना पड़ता है कोर्ट, और कोर्ट से उसको फ़ैसला अब जाकर कहना पड़ता है कि मुझे दारुल अमान भेजें। डायरेक्टली कोई दारुल अमान एक औरत को नहीं लेते हैं। तो हमें महसूस हुआ कि हमें एक प्राइवेट शेल्टर खोलने की ज़रूरत है, और 2001 में हमने पनाह के नाम से हमने ये शेल्टर होम शुरू किया। कानून में घरेलू तशद्दुद की क्या डेफिनेशन है? कानून एक है तशद्दुद के ऊपर, घरेलू तशद्दुद पर, कि अगर औरत को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जिस लिखा हुआ है, यानी कोई ऐसी चोट जो बज़ाहिर सामने आए है, तभी औरत जाकर अपने मियाँ के ख़िलाफ़ शिकायत लिखवा सकते हैं। अगर वैसे ही कोई मार रहा है और निशान नहीं छोड़ रहा तो फिर वही फिज़िकल और इमोशनल जो अब्यूज़ है, या ऐसा निशान जो नज़र नहीं आया लेकिन उसने वो नहीं उसमें आता है। तो इसीलिए हमने मतलब हमारी डिमांड रहा है कि एक घरेलू तशद्दुद पर अलग से एक कानून बनाने की ज़रूरत है, जो अब बन गया है, और सिंध में कम अज़ कम ये जो है यहाँ पास हो गया है। हुकूमत सिंध ने इसको पास कर दिया है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए मैडम कि इस बारे में, घरेलू तशद्दुद के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है? औरत जब तक अपनी ज़िंदगी को अपने इख्तियार में नहीं लेगी ना, वो अपनी ज़िंदगी बदलना उसके लिए आसान नहीं है। तो सबसे पहले एक औरत को बाख्तियार होने की ज़रूरत है। एंड अगर वो कोई औरत जो है जो तशद्दुद का शिकार है, तो उसको ये सोचना है कि कोई बाहर वाला आकर तशद्दुद नहीं रोकेगा। उसको खुद को अपने पैरों पर खड़े होकर एक निकलना है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना है। तो इसकी अवेयरनेस देना कि क्या क्या अवेलेबल हैं चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है हर औरत को। और आई थिंक एक पब्लिक सर्विस कैंपेन की तरह ये चलाना चाहिए, क्योंकि ये एक सोशल इशू है। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, तो औरतों को ये पता भी नहीं होता है कि हमारे पर ये तशद्दुद हो रहा है। तो औरतों को अवेयर होना कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, उनमें ये शऊर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत दफ़ा औरतें जो है ना, वो नहीं चाहती हैं कि अपना रिलेशनशिप ख़त्म करें, वो चाहती हैं तशद्दुद को ख़त्म करना। और मर्द के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है कि तुम्हें अगर शादी करना है, इस रिश्ते को निभाना है, तो थोड़े एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एंड मैन हैव टू रियलाइज दैट दे हैव टू, वो भी कॉट अप हैं अपने इसमें मैस्कुलिनिटी में, कि मर्दानगी में, कि ये भाई हम मर्द हैं तो हम कैसे, ये औरत जो है ये मुझसे ऊंची आवाज़ में नहीं बात कर सकती है, उसका काम है कि मेरे सामने खाना रखना, उसका काम है बच्चों को संभालना, मेरा काम है बस मैं बाहर से कमाना। और उसके ऊपर भी समटाइम जब वो नहीं डिलीवर कर सकता, एज अ ब्रेड विनर वो फेल हो रहा होता है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आकर भी वो औरत पर ही निकालता है। तो ही इज़ ऑल्सो कॉट अप इन दीज इशूज़ जो हैं, उससे उसको निकलने की ज़रूरत है। तो जब हम बात करते हैं कि हम कैसे डोमेस्टिक वायलेंस दूर करें, तो आई थिंक वी हैव टू फोकस ऑन बोथ, दोनों तरफ है। जी मैडम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, उज़्मा नूरानी साहिबा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ हमारी ऑडियंस में एक बहन मौजूद हैं जो कि अपनी बहन की दास्तान हमसे शेयर करना चाहती हैं। फरीन, बताइए। मेरी बहन की आज से 4 साल पहले शादी हुई थी, उसे सऊदी अरब ले जाया गया। शादी के कुछ अरसे बाद ही ना उसके ऊपर तशद्दुद करने लग गए उनके हस्बैंड। 1 साल गुजर गया, दूसरे साल उसके बेटे की विलादत हो जाती है। एक दिन मेरी बहन किचन में काम कर रही थी, तो कहने लगा कि मैं इसे बाहर लेके जा रहा हूँ, सौदा लेने जा रहा हूँ। वो ज़बरदस्ती करने लगा, बच्चा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने उसे ज़ोर से उसकी माँ के सामने थप्पड़ मारा, तो वो ज़मीन पर गिर गया। जब वो ज़मीन पर गिर गया तो वो बेहोश हो गया। बहन यही कह रही कि बेहोश हो गया, कह रहे नहीं ये बेहोश नहीं हुआ, नाटक करे। उसे उठाया और ना शोल्डर पर डाल कर उसे ले गया और बाहर से ताला लगा दिया। पूरा दिन गुजर गया। रात 11 बजे उसकी डेड बॉडी ला के उसके हाथ में रख रहा है और कह रहा है कि ना यास्मीन, इसका ना ये मर गया। कह रहा है अगर तुमने यहाँ बताया कि मैंने इसे मारा है ना, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा यहाँ पर, और ना यहाँ ये मुझे पकड़ लेंगे और फिर तुम पाकिस्तान भी नहीं जा पाओगी। इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं? यही तो हमें समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। काश वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता, वो किसी को एतमाद में लेके बताती। हमें खुद उसकी बात पर घर वालों को यकीन आया कि नहीं? नहीं, उसने हमें जब बताया ना, तो हम यही सोचने लगे कि कोई बाप अपनी औलाद को मार सकता है। हमें नहीं यकीन आता था। वो रो रो के कहती थी कि ना अहमद को हमने, मेरे हस्बैंड ने मारा है। हमने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। लोग अपनी बेटियों की शादियां कर देते हैं बाहर, वो समझते हैं कि हमारी बेटी माँ खुश रहेगी, लेकिन हमें पता है कि मेरी बहन के साथ वहाँ कितना जुल्म हुआ। एक बात तो बहुत वाज़ेह है और साफ है कि ख़वातीन की अवेयरनेस, औरतों की अवेयरनेस, उनको ये बताना और समझाना
बड़ा ज़रूरी है कि आपके साथ अगर कोई जुल्म है, कोई ज्यादती हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। गांव और देहात की बात करते हैं तो मैं आपको एक गांव के बारे में बताता हूं, जहां पर घर की खवातीन जब शौहर के कदम सुनती थी घर आते हुए, तो उनके दिलों में एक खौफ तारी हो जाता था। इस गांव में मर्द सोचते थे कि औरत, बीवी पांव की जूती है, जब चाहो बदल लो। मगर इस गांव की सारी तस्वीर, सारा नक्शा बदल के रख दिया एक तख्ती ने। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक गांव के बारे में बताया। वो गांव जो पहले कभी औरतों के लिए दोज़ख होता था और अब एक तख्ती की वजह से जन्नत में तब्दील हो गया। जब मेरा शोर दरवाजे से अंदर आता था ना, मुझे बहुत डर लगता था। कुछ भी हाथ में आ जाए तो मार देता था। कुल्हाड़ी आ जाती थी, जो सोटी आ जाती है। एक मरतबा मुझे मारा इन्होंने, इतनी मुंह से खून निकाल दिया इन्होंने, बाल खींच खींच के, पूरा चेहरा सूजा हुआ था। कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। जब इधर आई तो मैं खुद डरती थी। मेरे हस्बैंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, इस बहाने से बस मैं आगे हूँ और इसको मारूं, या ये आगे ज़ुबान चलाए इसको मारूं। जैसे उनकी जूती थी आवाज़ आती, जैसे मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती थी। पहले मैं ये समझता था कि औरत को कोई हक हकूक नहीं है। औरत जो है ना, वो एक जूती लाई दूसरी पहनी। शाइस्ता बुखारी वुमेंस राइट्स एसोसिएशन की बानी हैं और ये इदारा पिपलवाला को घरेलू तशद्दुद से पाक गांव बनाने में कामयाब हुआ है। 5 साल से हम लोग ऑलमोस्ट इस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने औरतों को एम्पावर करना शुरू किया, उनके साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी हमने बढ़ाया ताकि वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो सकें, और मर्दों के साथ कुछ कम्युनिटी लीडर्स औरतों को बनाया ताकि वो औरतों के लिए बेहतरी के लिए काम शुरू कर सकें। यहाँ के मर्दों की सोच बदलने में शाइस्ता को 7 सालों का तवील अरसा लगा। ये देखें, ये लगी हुई ये तख्ते जो तशद्दुद से पाक घराना जो औरतों पे जुल्म करते हैं, इसलिए उनके मुंह बंद करने के लिए ये लगाया है। अब बहुत तब्दीली है भाई, जितना मर्द हकूक है उतना औरत हकूक है। ना कोई मारता है, ना कोई पीटता है, ना कोई छोटी उम्र में कोई बटा सटा कुछ भी नहीं होता। कि हर बीवी, हर बहन, हर बेटी खुशहाल है। अब जो नस्ल आ रही है ना, वो अब बहुत चेंज है। अब तो जैसे बीवी कहते हैं वो मानते हैं, अब जैसे उनको समझाते हैं वही करते हैं। मर्द को भी सोचना चाहिए कि घर एक जन्नत है, मियाँ बीवी सही हो तो एक इसी जहान में एक जन्नत है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वो शख्सियत जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। मैं खुशामदीद कहता हूँ शाइस्ता बुखारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ शहर के बजाय गांव से क्यों किया? देखिए, एक तो हमारा इदारा शुरू से ही औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहा था, और हमारा एक यूँ समझें कि 70% काम जो है वो अभी भी दही औरतों के लिए है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, और उसकी जो सूरत हाल है वो यकीनन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम लोग ज़्यादातर काम अपना देहातों की औरतों के लिए करेंगे। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया तो इस गांव की ख़वातीन का क्या रिएक्शन? ज़ाहिर है अच्छा था। वो इसलिए अच्छा था कि उनके लिए, हालांकि वो मुल्तान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अभी तक स्कूल नहीं है, तो हमने वहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया जो कि नॉन फॉर्मल स्कूल। तो बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हुई कि हम उनके हक़ की बात कर रहे थे, उनसे सोच रहे थे, उनसे बात करने को मजबूर कर रहे थे कि वो अपने मसाइल बताएं कि वो क्या ऐसे औरत होने के नाते देहात में रहने के वजह से क्या किन किन मुश्किलात से वो ज़िंदगी गुजार रही है। अच्छा, मर्दों का क्या रिएक्शन था इसका? शुरू में बहुत बुरा था। क्या कहते क्या थे आपको? टॉन्ट करते थे, वो ताना मारते थे कि हाँ भाई औरतों को ख़राब कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, जो अब हम कहीं भी जाते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि अगर औरतों को ज़्यादा अवेयरनेस आ गई अपने हकूक़ के बारे में तो वो यकीनन हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, उन मर्दों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो वो थोड़े से खाइफ हो जाते हैं कि अगर औरत ज़्यादा एम्पावर हो गई तो वो फिर मर्दों के लिए मसला होगा।
अच्छा, ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि तशद्दुद ख़त्म करने के लिए मर्दों को और ख़वातीन को साथ साथ ट्रेन करना है, क्यों इसकी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिर वही बात कि सारी ताकत जो होती है वो मर्द के पास होती है। अगर वो जब हम काम कर रहे थे, अगर हम मर्दों को अपने साथ शामिल ना करते तो वो तो हमें अपनी औरतों से मिलने भी ना देते। और मर्द का रवैया जब बदलता है तो फिर देखें कि पूरी मतलब सारे ये बताएं कि इस सफ़र में वो कौन सा लम्हा था या वो कौन सा इवेंट था जिसको देखने के बाद आपने कहा कि मैं कामयाब हो गई हूँ? इस गांव के लिए मैं ख़ास तौर पे बात करूंगी कि एक दिन मैं अचानक गई, मैंने कहा देखें कि क्या सूरत है। तो एक गांव के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था तशद्दुद से पाक गांव। ओ, तो ये घरों से निकल के ये इतना बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था। वहाँ पे एक नहर है बहुत बड़ा एक, राइट, तो उसके पुल के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था और बाकायदा एक के तशद्दुद से पाक गाँव। और फिर जब मैं अंदर दाखिल हुई तो ऑलमोस्ट तमाम घरों के बाहर ये तख्तियाँ लगी हुई थी। और आपका दिल तो खुशी से मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा। अभी भी वो लम्हा मुझे याद आता है। तो आपको क्या चीज़ उम्मीद देती है मुस्तकबिल के लिए? वॉलंटियर्स, रज़ाकार नौजवान, वो मुझे उम्मीद देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे, लोगों के रवैये बदलेंगे। और मैं समझती हूँ उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन अपने तौर पे हम लोग इसको 2 और डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट हमने कर दिया है, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में। बहुत जल्द आपको एक इससे भी बड़ा तशद्दुद से पाक गाँव मिलेगा। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई और आपने हमारे साथ ये कहानी शेयर की। नेम प्लेट है आपके पास? ये प्लेट दिखाएंगे आप हमें प्लीज? बिल्कुल, ये जो अभी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया, ये उनके घर के बाहर ये मलिक मोहम्मद सरफराज वल्द मोहम्मद यार। इस तख्ती की अहमियत जो है वो शायद वही औरत बता सकती है जिसको कि इस तख्ती से रिलीफ मिला है। और हमारी दुआ ये होगी कि ये तख्ती हमारे घरों के दरवाज़ों पे ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में और हमारे दिमागों में भी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने इस शो में ख़वातीन पे होने वाले मज़ालिम की बात की, इस मसले की बात की, उन कवानीन की बात की जो ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देते। मगर इस मसले की जड़ कुछ और है। इस मसले की जड़ है वो रवैया जो मर्दों का औरतों की तरफ होता है। क्या हो अगर हम इस जड़ को ही काट दें? इस पर हमारे साथ बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे ख़ास मेहमान जनाब तैयब साहब। तैयब साहब आइए। आप आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और आप खुलकर इस पे बात करने को तैयार हैं, तो ये भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ज़रा माजी के उस तैयब के बारे में बताएं जिसको कि आप खुद देखते हैं जब मुड़ के, तो आपको भी गालिबन गुस्सा आता होगा कि ये किस किस्म का इंसान था। हमारी जो शादी हुई थी ना वो छोटी उम्र में हो गई और जो है ना हमारी पसंद की नहीं थी। मतलब हमें तो पता ही नहीं था ना कि शादी होती क्या है, चीज़ क्या है। और हमारी जो हमारा रवैया है वो हम थे थोड़ा हंसी मजाक वाले, थोड़ा शुरू से ही मतलब खुश रहना। और इन जो हमारे ससुराल वाले थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये गाते भी हैं। मैं थोड़ा गाता भी था, शौक़ था गाने का, तो वो कहते थे ये तो मरासी हैं, ये बातें करते थे। तो मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती थी। बातें उनकी बुरी लगती थी जी। तो हाथ बेगम पे क्यों उठाते थे? ये भी उनके साथ थी ना, ये भी बुरा भला कहती थी। सबसे बुरी लड़ाई कौन सी थी आपकी? सवेर मतलब फजर का टाइम था, तो मैं बाहर से आया और ये मझ जो है चो रही थी, मतलब दूध निकाल रही थी। तो इसने कहा कि ये थोड़ा आप ऐसा करें, वो थोड़ा सा काम मतलब ऐसे कोई काम कहा, तो मैंने ना सुनी। तो कह रही है मेरे पास आके
इधर से पकड़ा और कह रही वैसे तो बातें हमारी बुरी लगती हैं, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये आपको सुनाई नहीं दे रहा। बस जब भी इसने ऐसे पकड़ा और मैंने फिर बस मेरे पास वो मेरा ख्याल है गालिबन लकड़ें जो है ना वो काट रहा था ना, तो बस एक आई हमारे हाथ में, तो हमने इसके जो मारा तो काफ़ी चोट लगी। तैयब साहब ये बताएं कि किस दिन आपको एहसास हुआ कि आप गलत कर रहे हैं और उस दिन से आपने रोक दिया? इंटरेक्टिव थिएटर मैं करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो हमारे उस्ताद मोहम्मद वसीम साहब उन्होंने एक बात की थी कि जब इंसान ये सोचता है ना कि गलती उस आदमी की है तो फिर उसकी ही रहती है। जब इंसान सोचता है ना कि ये उसने हमारे साथ बुरा सलूक किया या हमें गाली गलौच दिया या हमें कुछ चीज़ दे मारी, तो इसमें हमारी तरफ से कहाँ वो कमज़ोरी है। सबसे पहले अपनी कमज़ोरी को देखें तो मेरा ख्याल है ये कभी ऐसा मसला ही ना सामने। और उसके बाद हम अपने आप में गलतियाँ जो है ना वो ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों, तैयब साहब की बातें आपने सुनी। हमारे पास इस वक्त एक सरप्राइज़ मौजूद है और वो ये है कि तैयब साहब की बेगम जो है वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, ऑडियंस में मौजूद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जिस दिन इन्होंने आपसे आके माफ़ी मांगी और अपने अंदर तब्दीली लाए, उस दिन आपको क्या महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? हमको खुशी हुई थी। मोहम्मद वसीम साहब की इस्लामाबाद में ट्रेनिंग करके गया, घरे साढ़े तीसरी बच्ची पैदा हुई है। पहले ने 2 बच्चियां हो गई, कभी उन्हें बच्चियां अंदर वेखा भी नहीं। तीजी बच्ची हुई है, वसीम साहब की ट्रेनिंग करते गया, नाल ही उनके कपड़े ले आते घरे गया उस बच्ची के। मैं दिल विच खुश हुई, मैं आखा पता नहीं आज मोहम्मद तैयब नूं की होया कि इन्हें बच्ची वास्ते कपड़े ले आंदे। पहले तो 2 बच्चियां ने, कदी इन्हें उन्हां दे अखां फेरते भी नहीं वेखा, अज इन्हें कपड़े ले आंदे। क्या बात है, आज अपनी इतने मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातें सुन के। यहाँ पर बुनियादी तौर पे कह रही हैं कि ये जो वर्कशॉप आपने अटेंड की जिससे आपने अपनी सोच में तब्दीली लाई, जब आप वापस गए तो आप अपनी बेटी के लिए कपड़े लेके गए जो कि आप पहले अपनी बेटियों की तरफ देखते भी नहीं थे, और उससे खुशी हुई उसको। घर अब आपका बस गया, घर में खुशी है, दोनों आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप अपनी बीवी से आज सबके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने? मैं सबसे पहले तो अपनी बेगम के लिए, अपनी वाइफ के लिए एक छोटा सा गाना गुनगुनाना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो। गाना गा लेंगे? गा लें जी। क्या कहते हैं, लड़ाई तो अभी भी हम लड़ते हैं, हाँ। पर लड़ाई थोड़ी फ़र्क है। वो लड़ाई मैं गाने के राही, मैं गीत के राही बताना चाहता हूँ, पंजाबी में। ठीक है। मेरे आवे माहिया कादी तू मैं लाइया, मेरे आवे माहिया कादी तू मैं लाइया, चन जय मथे ते त्योड़ी कादी पाइया, मेरे आवे माहिया कादी तू मैं लाइया। कदे कदे सोहणिया लड़ाई चंगी प्यार दी, ओ कदे कदे सोहणिया लड़ाई चंगी प्यार दी, पर विच होवे ना जे गल जित हार दी, पर विच होवे ना जे गल जित हार दी, हार विच भी हुंदा है सवाद वे सिपाहिया, मेरे आवे माहिया कादी तू मैं लाइया। तैयब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को इस तरह ही हंसता मुस्कुराता रखें हमेशा के लिए। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तैयब साहब, आपको और आपकी रानी को एक इसी तरह की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए मिले। जो तब्दीली आप लाए उसकी नतीजे में जो नज़र आ रहा है वो हम सब के सामने है। मुझे खुशी है कि हमारे मुल्क में रवैये को बदला जा सकता है। आज के शो में हम सिर्फ ख़वातीन के मसाइल की गुफ्तगू नहीं कर रहे,
हम पूरे माशरे के मसले के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रहा था कि वापस आकर बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जनाब, हम अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो रवैयों में फ़र्क आ सकता है। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई शख्स ये समझता है, कोई मर्द ये समझता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, ख़वातीन पे तशद्दुद करना दुरुस्त है या उसका हक है, तो उसकी सोच को तब्दील करना होगा, उसको कायल करना होगा कि वो समझे कि ये बात गलत है। और अगर वो ना समझे फिर भी जिद पे अड़ा रहे तो हमें उसको ये एहसास दिलाना होगा, उससे बातचीत खत्म करके, कि तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है। इंसानियत के तकाजे पूरे करने के लिए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पाकिस्तान के सब मर्द और औरतें बराबर हैं। तमाम वो ख़वातीन जो किसी ऐसी खातून को जानती हैं, ऐसी किसी औरत को जानती हैं जो कि तशद्दुद का निशाना बनी हुई है, जिसके घर में उसके साथ जुल्म हो रहा है, आपको उसको उसके हकूक से आगाह करना होगा। घर के अंदर रवैया तब्दील हो जाए। तो इस रवैये को तब्दील करने के लिए हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा। और साथ ही साथ एक और बड़ा छोटा सा और अच्छा काम आप कर सकते हैं, और वो है कि एक सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल सा खत, जो कि आप इसका टेक्स्ट हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रिंट कीजिए, ये मेरी तरफ से खत है जो कि मेरे लोकल थाने के SHO को जा रहा है और उसको आगाह कर रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद एक जुर्म है। और मेरे प्यारे पुलिस अफसर भाई, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, मामले को टालना नहीं चाहिए। ख़वातीन की आवाज़ सिर्फ ख़वातीन ही की जिम्मेदारी नहीं, इस माशरे में रहने वाले मर्दों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे को बेहतर कर सकें। हम मुंतज़िर हैं आपका हमारे सफ़र में शामिल होने का। आगाज़ सफ़र से एक बार फिर शपथ। अगर आप या आपके गिरदोनवा में कोई भी खातून घरेलू तशद्दुद का सामना कर रही है और इस तशद्दुद से छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अभी कॉल करें। कराची के लिए मददगार हेल्पलाइन 111-911-922, लाहौर के लिए दस्तक 042-357-63237 और इस्लामाबाद के लिए रोजान 0800-22-444। अपने इलाके के थाने के SHO को खत लिखिए और उनको बावर कराइए कि अगर कोई खातून घरेलू तशद्दुद की शिकायत लेकर थाने आती है तो ये उन पर कानून की तरफ से लाजिम है कि वो इस जुर्म की FIR जरूर दर्ज करें। याद रखिए कि कोई भी पुलिस अफसर ये कहकर किसी खातून को थाने से वापस नहीं भेज सकता कि ये उनका घरेलू मामला है। पाकिस्तान का कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इस खत का ड्राफ्ट हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए www.aaj.tv/AES। अगर आप चाहते हैं कि पिपलवाला की तरह पाकिस्तान के और गांव, कस्बे और शहर भी घरेलू तशद्दुद से पाक हो जाएं, तो आप भी इस तहरीक में शाइस्ता बुखारी का साथ दे सकते हैं। वुमेन्स राइट एसोसिएशन, टेलीफोन नंबर है 061-651-3386। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0337-724-2627। ईमेल करने के लिए ईमेल भेजिए shaista.wra@gmail.com और वेबसाइट है www.wra.org.pk। कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो। ऐ मेरे हमवतन, ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं। करो आगाज़ फिर से सफ़र का।